नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिवा कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रभात सिंह सामान्य हिंदी की इस कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग सामान्य तौर पे हिंदी की बिल्कुल आरंभिक कक्षा वर्ण विचार से बात करेंगे और इस वर्ण विचार से पहले थोड़े से हिंदी के ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक पक्षों पर भी चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं हिंदी के विकास के क्रम को लेकर के, यानी कि जो हिंदी का विकास हुआ इसके संबंध में। सामान्य तौर पे जानिएगा कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा से हुआ है, यानी कि हिंदी की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत मुख्य रूप से दो भागों में होती है। एक वैदिक संस्कृत के नाम से हम जानते हैं और दूसरी जो है उसे हम लौकिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत उसे कहते हैं जिसके द्वारा वेदों का संकलन किया गया और इसके साथ साथ उपनिषद और स्मृति साहित्य निर्मित किए गए। उपनिषद और स्मृति साहित्य निर्मित किए गए। स्मृति साहित्य निर्मित किए गए। और लौकिक साहित्य से मतलब होता है कि जिनमें इस लोक की घटनाओं का उल्लेख किया गया हो, और इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत और इसके साथ अन्य जो साहित्यिक रचनाएं थीं, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसके अलावा मृच्छकटिकम है, स्वप्नवासवदत्ता है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की जो तमाम रचनाएं हैं वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। लौकिक संस्कृत, जैसा कि हमने बताया कि जो हिंदी है ये मूल भाषा संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, पर ये सीधे संस्कृत से हिंदी में नहीं बदली। इस दौरान कई चरणों से होती हुई ये बदली। तो वैदिक संस्कृत जो एक क्लिष्ट संस्कृत मानी जाती है, क्लिष्ट भाषा मानी जाती है, और आप जानते हैं कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर गति करती है। तो ये वैदिक संस्कृत जो कर्मकांड की भाषा थी, लौकिक संस्कृत जो आम बोलचाल की भाषा थी। तो लौकिक संस्कृत का एक सुधरा हुआ रूप निकल करके आया, जो सरल रूप तत्कालीन समाज का था, वो था पाली। और पाली के बारे में आप जानते ही हैं कि पाली भाषा बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण और प्रासंगिक हो गई। तो जो बौद्ध धर्म है इसके जितने भी पिटक हैं, यानी कि जैसे जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों जो पिटक हैं, त्रिपिटक, ये पाली भाषा में लिखे गए। तो लौकिक से हिंदी, संस्कृत से लौकिक और लौकिक से पाली, और पाली से फिर ये प्राकृत भाषा में आई। पाली से प्राकृत भाषा। हालांकि प्राकृत को हम 3 चरणों में जानते हैं। एक प्राकृत को अगर हम कहें तो प्राकृत 3 चरणों में होती है, और 3 चरणों में पहली प्राकृत को पाली कहते हैं। प्रथम प्राकृत पाली को कहते हैं, द्वितीय प्राकृत को कहते हैं, और इसे हम मूल प्राकृत भी कहते हैं, और तृतीय प्राकृत कहते हैं हम अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृत के 3 रूप हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को मूल प्राकृत या द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि संस्कृत से लौकिक, लौकिक से पाली और पाली से प्राकृत, और प्राकृत के बाद जो अगला चरण हुआ वो था अपभ्रंश के रूप में। ठीक, तो अपभ्रंश से हमारे हिंदी की उत्पत्ति हुई। हालांकि अपभ्रंश कई भागों में था। अपभ्रंश के कुल 7 रूप हम पढ़ते हैं व्याकरण के अंतर्गत, जिनमें एक है जिसे हम कहते हैं मागधी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा है खस, चौथा है ब्राचड़, पांचवा है पैसाची, और छठवां है सौरसेनी, और 7वां है महाराष्ट्री।
महाराष्ट्री। तो 1 मागधी, 2 अर्धमागधी, 3 खस, 4 ब्राचड़, 5 पैसाची, 6 महाराष्ट्री और 7 सौरसेनी। तो हमने देखा कि संस्कृत जो मूल भाषा थी वो वैदिक और लौकिक इन दो रूपों में बटी। तो लौकिक पुनः पाली में बटी, पाली प्राकृत में और प्राकृत अपभ्रंश में। प्राकृत भाषा जो थी ये जैनों की मूल भाषा थी। जैन साहित्य, धार्मिक जैन धर्म को लेकर के जितने भी साहित्य निर्मित किए गए उन सभी का जो संकलन किया गया वो प्राकृत भाषा में किया गया, ठीक ना। तो प्राकृत से फिर अपभ्रंश बना और अपभ्रंश हमने बताया कि ये 7 भागों में बटा। 7 तरह के अपभ्रंश बने, जिनमें एक को कहते हैं मागधी, दूसरे को कहते हैं अर्धमागधी, फिर खस, ब्राचड़, पैसाची, महाराष्ट्री और सौरसेनी। अब इनके अंदर भी कई उपभाषाएं कई भाषाएं निकल के आती हैं। जैसे मागधी के अंदर ही बंगाली निकल के आती है, बंगाली, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी, ठीक ना, बिहारी हिंदी। तो मागधी के अंतर्गत हमने क्या देखा, बंगाली, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी। अर्धमागधी में हम देखेंगे तो अर्धमागधी को हम आज जैसे जब हिंदी को हम 5 उपभाषाओं में बांटते हैं तो जो पूर्वी हिंदी होती है उसे ही हम अर्धमागधी अपभ्रंश भी कहते हैं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हम अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। खस के अंतर्गत हम पहाड़ी हिंदी को रखते हैं, पहाड़ी हिंदी जिन्हें हम कहते हैं उन्हें हम खस के अंतर्गत रखते हैं। ब्राचड़ से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ। पैसाची से आप जानते हैं, एक जिसे हम पंजाबी के नाम से जानते हैं और दूसरी जिसे हम लहंदा के नाम से जानते हैं, पंजाबी और लहंदा के नाम से। महाराष्ट्री से मराठी भाषा का, महाराष्ट्री से किसका हुआ, मराठी भाषा का। और सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, इसके साथ साथ पश्चिमी हिंदी के बाद फिर राजस्थानी और गुजराती, ठीक ना, राजस्थानी और गुजराती। और पश्चिमी हिंदी से ही हम खड़ी हिंदी को जानते हैं, ठीक है। आज की कक्षा हिंदी के विकास को क्रम को लेकर के यही समाप्त करते हैं। शेष वर्ण विचार के साथ अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।